कॉमर्स के मेरे युवा छात्रों, आज के वीडियो में आपको वित्तीय लेखांकन विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह वित्तीय लेखांकन पुस्तक कोल्हान यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पढ़ाई जाती है और भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में यही पुस्तक बीकॉम पार्ट 1 के तहत पढ़ाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग वित्तीय लेखांकन पुस्तक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यह है आपके पुस्तक वित्तीय लेखांकन। अब हम वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए अभी हम आपको बताएं कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हमें किन किन अध्यायों का अध्ययन करना है। तो मेरे युवा छात्रों, आपको वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जो सबसे पहला अध्याय पढ़ना है उसका नाम है लेखांकन का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इस अध्याय के अंतर्गत हम लेखांकन के बारे में जानेंगे कि लेखांकन क्या है, लेखांकन की परिभाषा किन किन विद्वानों ने किस किस समय दी, लेखांकन का जन्म कब हुआ और आज की स्थिति में लेखांकन का क्या महत्व है। इन सभी मुद्दों पर हम लेखांकन का परिचय अध्याय के अंतर्गत जानेंगे। दूसरा जो हम लोग अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वित्तीय लेखांकन सिद्धांत, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत हम लेखांकन के सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। और लेखांकन का सिद्धांत का मतलब होता है कि जब हम लेखांकन बनाते हैं तो उस लेखांकन के बनाने के कुछ आधारभूत नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, कुछ अवधारणाएं होती है। तो आप जानते हैं कि हम लोग जो भी लेखांकन बना रहे हैं वह लेखांकन कोई भी व्यक्ति अपनी मन मर्जी से नहीं बना सकता है, अर्थात उन लेखांकन को बनाने के अपने कुछ नियम होते हैं और वह नियम जो सत्य पर आधारित हो है उसे ही हम सिद्धांत कहते हैं। अर्थात वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि हम जो लेखांकन के बहुत सारे नियमों को जानते हैं या लेन देन को लिखते हैं वह किस सिद्धांत के अंतर्गत जाना जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी सेकेंड आईकॉम फर्स्ट ईयर और आईकॉम सेकेंड ईयर को पढ़ने के बाद अभी बीकॉम सेमेस्टर 1 या बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं। तो आपने बीकॉम आईकॉम 1 में और आईकॉम 12th में जो भी चीज़ें पढ़े अकाउंटेंसी, वह किसके आधार पर बनाए? तो कुछ नियमों का आधार बनाए। लेकिन वह नियम कौन सा नियम है, कौन सी अवधारणाएं और किस सिद्धांत के अंतर्गत बनाते हैं, ये आपको पता नहीं है। तो ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जिसके अंतर्गत वह नियम जिसका हम पालन करते हुए आ रहे हैं आज जानेंगे कि उसमें हम कौन से सिद्धांत या कौन से नियमों के कारण हम उस तरह के लेखांकन करते थे। तो इस तरह से आपने जाना कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हमें पहला चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जानना है और दूसरे चैप्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल यानी लेखांकन के सिद्धांतों को जानना है। यानी कि अब तक जो हम लेखांकन बनाते आ रहे हैं वह कुछ जिसमें हम कुछ नियमों का पालन करते थे, वह नियम किन सिद्धांतों के अनुसार बनाया जाता था, उन सिद्धांतों को किन विद्वान ने बताया, कब बताया, इन सबों पर विस्तार से चर्चा इस चैप्टर के अंतर्गत किया जाएगा। अब जो तीसरा है वह है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि वित्तीय लेखांकन मानक। वित्तीय लेखांकन मानक यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि भारत और भारत के अलावा दूसरे देशों में जहाँ पर भी अकाउंटेंसी चलती है उस अकाउंटेंसी को पालन करने के लिए गवर्नमेंट ने और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ने कुछ नियम बनाए हैं। उस नियम को ही हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 जो चैप्टर है जिसमें हम लोग केवल थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें मैथ नहीं आता है। तो पहला में हम लेखांकन का परिचय पढ़ने वाले हैं, दूसरा में हम वित्तीय लेखांकन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं और तीसरा में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। चौथा जो अध्याय है वो अध्याय आप लोगों को पढ़ना नहीं है। चौथा के बाद है आपका 5वां
पांचवा जो है वो है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और ये चैप्टर का नाम सुनने से ही फिर आपके मन में लगाओ कर ये प्रश्न चैप्टर भी हम जानते हैं। तो जी हाँ, सेकेंड ईयर में यह चैप्टर आप लोग पढ़ चुके थे, एनपीओ के नाम से था, गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। तो वो सेम जो है आप पढ़े थे सेकेंड ईयर में वैसा ही है, लेकिन चूंकि अगर डबल रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि सेम चीज़ देगा? जी नहीं, वही चीज़ देगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। ठीक है। फिर जो छठा चैप्टर पढ़ना है उसमें है अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ये भी आप आईकॉम फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े थे, वहाँ पर हम लोग साधारण में पढ़े थे, अब हमें उसका एडवांस पढ़ना है। फिर यहाँ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यानी स्टॉक का मूल्यांकन। हम सभी जानते हैं कि किसी व्यवसाय में कोई भी दुकानदार जब व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वह अपने माल खरीद कर लाता है दुकान में सामान को, तो वह सामान जो अभी बिका नहीं है वो क्या कहलाता है, स्टॉक। अब उस स्टॉक का मूल्यांकन हमें करना होगा। ऐसा इसलिए कि हम लोग जब सामान खरीदते हैं तो क्या प्रत्येक दिन का सामान का कीमत एक जैसा होता है? तो जवाब है नहीं। दुकानदार सामान खरीदता है आज, उसका मूल्य अलग है, फिर वही सामान 4 दिन के बाद वही है, फिर 5वां दिन। तो क्या दुकानदार क्या जितने भी माल है वो सब बिक जाने के बाद वो दोबारा लेता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसलिए जैसे अगर वो मान लेते कि वो 50 पैकेट बिस्किट लाया, तो क्या वो 50 पैकेट पूरा बिस्किट बिकने के बाद वो नया बिस्किट लाएगा? तो जवाब है नहीं सर, जब तक कुछ बचा रहेगा उससे पहले ही वो क्या करेगा, वो नया माल। अब जो नया माल मंगाएगा क्या वो पहले वाले माल की कीमत के बराबर होगा? हो सकता है बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ। तो ऐसा स्थिति प्रत्येक गुड्स के साथ होता है। तो उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे? हम पुराने वाले मूल्य को मानेंगे कि जो नया वर्तमान में मूल्य है उसको मानेंगे? तो इस पर कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यानी स्टॉक के मूल्यांकन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। रॉयल्टी जो चैप्टर है ये कोल्हान यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं है, ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो अगर रॉयल्टी में क्या होता है कि जब हम कोई उत्खनन करते हैं, यानी ज़मीन से, जैसे कोयले के खान से कोयला निकालते हैं, यूरेनियम के खान से यूरेनियम निकालते हैं, तो वहाँ पर उसका मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, उसका हम किराए का भुगतान कैसे करते हैं, वो हमें रॉयल्टी चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। उसके बाद ये 2 ही मज़ेदार विषय है। अगर आप हायर परचेज पढ़ लिए तो इंस्टॉलमेंट समझ में आ जाएगा, और जब इंस्टॉलमेंट पढ़ लिए तो हायर परचेज समझ में आएगा। ये आखिर है क्या? तो ये नाम से ही पता चला होगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। यानी कि इसके अंतर्गत हम कोई भी सामान खरीदते हैं और उसका भुगतान एक साथ ना करके एक निश्चित किस्तों में करते हैं, जिसे हम लोग किस्त भुगतान पद्धति कहते हैं। और ऐसा आपने व्यवहारिक दिनों में सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को कहता है कि उन्होंने ट्रक इंस्टॉलमेंट पर लिया या स्कूटर इंस्टॉलमेंट में लिया। इसका मतलब क्या है कि उसने स्कूटर खरीदा लेकिन उसका पैसा वो एक साथ ना देकर अलग अलग किस्तों में दिया, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, किस्त भुगतान पद्धति कहते हैं। और किराया क्रय पद्धति भी उसी के जैसा है। जब हम पढ़ेंगे तो इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक 10 चैप्टर हो गया। 10 के अलावे भी और चैप्टर है जो भी हम बता रहे हैं। 10 के अलावे जो हमारा 11वां चैप्टर है, उस 11वां चैप्टर में लिखा हुआ है ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कोई भी दुकानदार जब व्यवसाय करता है और अच्छे तरह से व्यवसाय करता है और उसका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है, और जब व्यापार का आकार बड़ा हो जाता है तो कभी कभी कुछ दुकानदार यह सोचता है कि क्यों नहीं यह माल हम अपने जगह के अलावे दूसरे जगहों में भी बेचें। तो जब एक दुकानदार अपना सामान एक स्थान के अलावे और अलग अलग स्थानों पर भी व्यापार करता है और एक ही नाम से करता है, तो वह ब्रांच अकाउंट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बाटा, आपने देखा होगा कि बाटा कंपनी जो कि चप्पल और जूते बनाती है, वह देखते होंगे कि जिस भी शहर में जाइएगा तो आपको बाटा कंपनी का दुकान मिलेगा, जिसका का नाम क्या है कि जहाँ शहर चाहे जहाँ भी हो, लेकिन वो बाटा के नाम से ही बनाया जाता है। तो वह एक उदाहरण है किसका, ब्रांच अकाउंट का। यानी कि ब्रांच अकाउंट के अंतर्गत हम यह पढ़ने वाले हैं कि एक दुकानदार जो किसी खास स्थान पर है लेकिन वह अपना माल अपने उस स्थान के अलावा और अन्य जगहों पर भी एक ही नाम से बेचता है, तो वह ब्रांच अकाउंट कहलाता है। जिसमें एक होता है मुख्य शाखा और वह मुख्य जो एक होता है हेड ऑफिस
है ना, मुख्य कार्यालय, और वह मुख्य कार्यालय का जो शाखा है वह अलग अलग शहरों में होता है और सबका नाम एक होता है। तो उसके लेखांकन कैसे करने हैं वो हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और अब जो चैप्टर है वो है साझेदारी फर्म का विघटन। और ये नाम से ही आपको फिर लगा होगा कि सर हम लोगों ने साझेदारी सेकेंड ईयर में पढ़ा था। तो हाँ, आप सेकेंड ईयर में साझेदारी पढ़े थे, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पढ़े थे, लेकिन अभी हम लोगों को साझेदारी फर्म का विघटन पढ़ना है, और जिसके अंतर्गत आपको 12, 13, 14 और 15 यानी कि 4 चैप्टर पढ़ना है, और यह भी सभी साझेदारी फर्म के विघटन से ही संबंधित है। इस तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को 15 चैप्टर जो है इस फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के अंतर्गत पढ़ने हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर के बारे में आप पहले से जानते हैं और कुछों के बारे में जानना है। तो इस 15 चैप्टर में से जो हम सबसे पहला चैप्टर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम साझेदारी फर्म का विघटन स्टार्ट करने वाले हैं। आप कहोगे सर पहला छोड़ के डायरेक्ट 12वां, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो जब ये सभी चैप्टर एक दूसरे से भिन्न हैं, अब यह कोई ज़रूरी नहीं कि हमें पहला पढ़ेंगे तब दूसरा समझ में आएगा, दूसरा पढ़ेंगे तो तीसरा, ये सभी इंडिविजुअल है। और जब इसे लिखा जाएगा तो स्वाभाविक है कोई पहले तो कभी कोई बाद में लिखा जाएगा, इसलिए यह कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये 12वां चैप्टर है या पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को प्रारंभ करने का एक खास वजह यह है कि साझेदारी फर्म का विघटन में साझेदारी आप पहले से पढ़े हुए हो तो इस चैप्टर को समझना सरल और आसान होता है, इसीलिए मैं यह 12वां चैप्टर से स्टार्ट किया। जैसे एक थाली में जब हम भोजन करते हैं तो विभिन्न चीज़ें रहते हैं, तो कोई पहले रोटी उठाता है, तो कोई पहले सब्जी, तो कोई चावल, तो कोई कुछ अलग अलग चीज़ें उठा सकता है। तो अब उससे पूछा जाए कि पहले तुम ये क्यों उठाए, इसका कोई वजह नहीं, उसे जो अच्छा लगा वो पहले उठाया। उसी तरह से यहाँ पर हमें 15 चैप्टर पढ़ना है। अब इस 15 चैप्टर में से हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, तो वह चैप्टर जिसे समझना समझाना सरल और आसान है। तो इसलिए मैं यह साझेदारी विघटन 1 से स्टार्ट करूँगा। तो अब अगले वीडियो में हम आपको साझेदारी फर्म का विघटन 1 चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।